आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हालात पर, सियासत पर, वाक़ात पे हमारी नज़र रहती है और हालात वाक़ात हम आपको बता देंगे, सियासत पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन बड़ी ख़बरों में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से जो फैसला जाना था वो आ चुका है। कोई राहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों ने राहत की अपील की थी वो नहीं मिली है, और जो कुछ भी इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है उसको सही और हक बजानिब सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। माने अब एक और चैप्टर ख़त्म हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है, और इसी क्लोज़ चैप्टर के साथ हम जम्मू कश्मीर एक और क्लोज़ चैप्टर की तरफ बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो होने जा रहा है, और ये है जम्मू कश्मीर के माहौलियात का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव मनफी पहली जो मनफी नेगेटिव जो है, और उस माहौलियात में हमारे जो जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स हैं वो अब ख़त्म होने जा रहे हैं। आपको नाज़रीन सुबह सुबह खबर लगभग मिल गई होगी। आरिफ शफ़ी वानी हमारे एक जाने माने दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, और माहौलियात पे बहुत कुछ लिखते हैं, माहौलियात पर रिसर्च करते हैं, और कहीं न कहीं माहौलियात हमारा जो है उसके अंदर की खबरें हमारे पास लाते रहते हैं। और आरिफ शफ़ी वानी ने आज सुबह सुबह अपने अखबार में जो खबर की है उसको लेके शायद आपकी नींद हराम ना हो तो फिर कहीं अपने आप से बेखबर तो अब नहीं है। आरिफ शफ़ी वानी अपनी अखबार में आज सुबह सुबह ये लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ख़तरनाक तूफ़ान पे, उसकी दहलीज पे है, और जम्मू कश्मीर के जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, एट द वर्ज ऑफ, हम उसको कह सकते हैं, इसके लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं हमारे पास। और इन चूँकि जम्मू कश्मीर में थाजवास भी है, हॉकरसर भी है, निनहार भी है, शेशाम भी है, और हरमुख और दूसरे कई ग्लेशियर्स हैं, और इन ग्लेशियर्स से हमारे जम्मू कश्मीर का एक माहौल जो है बहुत खूबसूरत होता है। यूँ कश्मीरियों के चेहरे पे जो लाली है, जो खूबसूरत रंगत है, वो उन ग्लेशियर्स से है। और फिर कश्मीरी जो पानी पीते हैं, या कश्मीर की इकॉनमी का सबसे बड़ा ज़रिया जो दरियाई जहलम है, वो भी हमारे ग्लेशियर जो कालोही ग्लेशियर है वहाँ से पानी जो आता है उसके पानी पे उस पर डिपेंडेंट है। और रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट जो है आरिफ शफ़ी वानी ने की है, और इस रिपोर्ट में उसने कुछ एक्सपर्ट्स के की है। हमारे जाने माने जो प्रोफेसर हैं कश्मीर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ अवंतीपोरा के जाने माने इन्वायरमेंट, उनसे भी उनने इस पर कहीं ना कहीं कोट लिया है, और उसमें वो लिख रहे हैं कि 23% जो है हमारे ग्लेशियर जो है 1962 से अब तक ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि जो उनका हुजम था, जो उनका एरिया था, 23% जो है वो कम हो चुके हैं। ये पिछले 50 साल भी हम कम नहीं कहेंगे, 50 साल के आसपास, 50 साल में 23% और 50 साल 46%, तो 100 साल बाद ग्लेशियर हमारे नहीं होंगे। अगली जनरेशन जो है, चूँकि अब ये आस्ता आस्ता होना शुरू हो चुके हैं, तो इनकी स्पीड जो है वो तेज़ पिघलने में, ख़त्म होने में जल्दी हो जाएगी। तो मैं 100 साल की बात नहीं कहते हैं एक्सपर्ट्स के 50 साल, अगले 50 साल यानी 2070 में जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर्स नहीं होंगे, और जम्मू कश्मीर में वही जो कांटे, जो रेत, वो जरखेज़ी जिसे कश्मीर के बारे में, वो नहीं होगी। आरिफ शफ़ी वानी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे भी जानेंगे। मेरे साथ राजा मुजफ्फर भी ज्वाइन करेंगे, और हम कोशिश करें। आरिफ बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई, हेलो जी जी। मेरे जो पीसीआर पे लोग हैं, थोड़ा ऑडियो में बाउंस बैक हो रही है, इसको थोड़ा प्रॉब्लम जो है टेक्निकल जो है वो थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। आरिफ, ये रिपोर्ट जो आपने की है डरावनी तो मुझे लगी है। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने इसको आज का इशू उठाया है, क्योंकि ठीक है हम 50 साल, 20 साल, 30 साल और जिएंगे, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है वो एक तूफ़ान से दो चार हो सकती है, रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। इट इज़ वो, मैं इसके लिए अल्फाज ही नहीं मेरे पास। ये कितना आपने इस पर रिसर्च किया, किस किस से बात की, और क्या ख़तरे की घंटी है? बिल्कुल, ये कश्मीर के लिए ही नहीं, पूरे एशिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज हम इन ग्लेशियर्स को वाटर टावर्स ऑफ एशिया कहते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं जरूरी है, पूरे एशिया के लिए जरूरी है हमारे जो ग्लेशियर्स हैं। तो पिछले 10 साल से हमारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, और अब पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि ज्यादा ये इसकी मेल्टिंग ज्यादा हो रही है अभी। जी
अरे खासकर हमारा कोलाही ग्लेशियर जी। जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जहलम का मेजर सोर्स यही ग्लेशियर है, तो ये बड़ी रैपिडली पिघल रहा है। अब इसके बहुत से वजूहात हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग में हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड रिसेशन होती है, लेकिन हमने देखा कि कश्मीर में ज्यादा इसकी मेल्टिंग हो रही है अभी। आरिफ, आपने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, उसमें आपने प्रोफेसर रमशू को कोट किया है, कुछ और जो है इन्वायरमेंट्स उनको कोट किया है। आपकी बातचीत जो उनसे हुई उस दौरान क्या निकल गया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हमारे जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स ज्यादा ही एज कंपेयर टू अदर जो दुनिया के ग्लेशियर्स के मेल्ट हो रहे हैं? रीजन पहले हमने देखा कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये एक इको फ्रिजाइल एरियाज होते हैं ये जी, तो वहां पे हमें इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। जो ह्यूमन एक्टिविटी है तो वो रेगुलेट करने की जरूरत है। लेकिन हमने देखा कि कोलाई ग्लेशियर ये पहलगाम और ज्यादा सोनमर्ग साइड से ज्यादा जो टूरिस्ट फ्लो है, जो पिलग्रिम का फ्लो ज्यादा वहां से, ह्यूमन एक्टिविटी या गाड़ियों की आमदोरफ्त ज्यादा होती है वहां से। हमारा वहां से थाजेबाज ग्लेशियर भी, मतलब जो डीजल गाड़ियां वहां से चलती हैं, तो उसके डीजल के ट्रेसेस भी हमने पाए ग्लेशियर्स के ऊपर। हमारे साथ आरिफ, आपको मैं 2 सेकंड रोकना चाहूँगा। मेरे साथ राजा मुजफ्फर भी है। राजा मुजफ्फर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका खुशामदीद है। हमारे ग्लेशियर्स, आपने हमारे बुजुर्गों से आपने सुना होगा, वो कहते थे कि काली बर्फ पड़ेगी। पिछले दिनों कश्मीर से रिपोर्ट हो रहा है कि काली अगर ना पड़ी हो, लेकिन कहीं न कहीं वो कलर जो सफ़ेद कलर होता है बर्फ़ का, अब की बार नहीं था। दिस टोटली इंडिकेट्स उसमें डस्ट पार्टिकल्स थे, उसमें गर्दा था, और उस गर्दे का कलर की वजह से बर्फ का कलर हो गया। तो हम ये मान लें कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत खराब हो चुका है। जी सनम साहब, काली बर्फ तो पहले ही पड़ी थी। अगर आपको याद होगा, जब यहाँ पे कुवैत और इराक का वॉर हुआ था जी 90s के दौरान, उस वक्त जब वो वहां से बिल्कुल वो काले बादल उठे थे, और वो जब वहां पे वो पेट्रोल के वो उसका जो बहुत ज्यादा जो मवाद उसमें जो समंदरों में गया था और बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ था, उस वक्त भी यहाँ पे सोनमर्ग के इलाके में, मुझे याद है, बार बार उसका जिक्र किया जाता था बाद में जी कि उस वक्त भी यहाँ पे जो है काली टाइप की ग्रे कलर का जो है स्नोफॉल हुआ था। वैसे ही जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है, और आपको पता ही है एयर पोल्यूशन की सिचुएशन क्या है यहाँ पे। पिछली बार जो यहाँ के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर थे, उन्होंने खुद कहा कि एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल 10,000 लोग मर रहे हैं कश्मीर के अंदर, कैंसर से। आपको मतलब इतना ज्यादा हो गया है। आप खुद देखिए कश्मीर में, आप देखिए सीमेंट इंडस्ट्रीज, कितनी फैक्ट्रीज सीमेंट की, कितने यहाँ पे ईंट के भट्ठे, कितनी बाकी चीजें, और ऊपर से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और क्लाइमेट जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि आलमी सतह पे जो बढ़ रहा है, जो बता रहे थे कि 2030 तक इतना टेम्परेचर बढ़ने वाला है 1.5 डिग्री। बट जहां तक हिमालयाई जो इलाके हैं, जो हिमालयन स्टेट्स है या ममालिक है, चाहे तिब्बत ले आप, चाहे आप नेपाल ले लें, चाहे चाइना के इलाके ले लें, चाहे हिंदुस्तान ले लें, पाकिस्तान ले लें, तो इन इलाकों में जो है टेम्परेचर ऑलरेडी वो तजावुज कर चुका है 2018 के दौरान। ये तो बिल्कुल अक़वाम मुताबिक़ की रिपोर्ट्स है। वो 1.5 डिग्री का जो टेम्परेचर है, जो 2030 तक इंक्रीज होने वाला था, वो हिमालयाई इलाकों में ऑलरेडी 2018 में उसने क्रॉस कर दिया है। वो इसके हवाले से मैंने अभी रिसेंटली डाउन टू अर्थ के लिए लिखा भी था, और मैं कोई अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, मैंने बिल्कुल जो कोट किया था, जो हमारे एनवायरमेंट रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट के जो वहां पे साइंटिस्ट बैठे हैं, उनसे भी बात की, और भी बाकी जगहों से जितने भी इस पे रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जो हिमालयाई इलाके हैं और जो हिमालयाई रियासतें हैं, यहाँ पे बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है। आरिफ साहब ने बिल्कुल सही लिखा है। और आपको याद होगा पिछली बार कितने क्लाउड बर्स्ट हुए थे वहां पे अमरनाथ यात्रा के दौरान जी। बादल फटने के वाक़ात क्यों बढ़ रहे हैं? पहले हम क्यों नहीं देखते थे? 15 साल 20 साल पहले इतने नहीं बोलते थे। दबाना त्राट पे, ये बाना त्राट तो बहुत बड़ी बात थी कि साल में एक बार त्राट कहीं पड़ती थी।
बादल फटता था कहीं पे। बट अब ऐसा हो गया है कि हमारे खासकर जो समर्स के दौरान ये जो बादल फटने के वाक़ात इतने ज्यादा हो गए, और क्या है वजह? बेसिकली ये वही है, ये ठंडा क्लाउड आता है, गर्म इलाके पे फट जाता है, और जंगलात के जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ चुका है, और बिल्कुल इससे जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ग्लेशियर्स पे। आरिफ तो शफी ग्लेशियर्स मेरे जो है साथ बहुत तेजी राजा से मुजफ्फर, हमारे यहाँ पिघल रहे हैं। राजा मुजफ्फर, कम से कम 1400 वर्ड्स की स्टोरी आज जो है, रिपोर्ट एक है आरिफ शफी ने अपने अखबार में ग्रेटर कश्मीर में, जिसके एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं, उसमें इन्हें कैरी की है, और इसमें ये बता रहे हैं कि बहुत मुझे डरावना लगा है जो मैंने देखा है, क्योंकि आई सी माई फ्यूचर इन माई नेक्स्ट जनरेशन। मैंने ठीक है अपना वक्त तो गुजार दिया, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के हवाले से बहुत ज्यादा खौफ दिखता है। बिल्कुल खौफनाक है ये, खौफनाक है ये, बिल्कुल खौफनाक है ये, और हमें ये एक लम्हा फिक्रिया है ये, और हमें इस पे सोचना चाहिए। आरिफ से जरा आरिफ ने पूरा रिसर्च किया। आरिफ, आपने जो एक्सपर्ट से बात की, अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, सरकार की एक एनवायरनमेंट पॉलिसी भी है, क्या वो पॉलिसी जो सरकार की है उसके होते हुए भी ये सब कुछ अब भी हो रहा है, या कुछ कमी आई है एनवायरनमेंट पॉलिसी से? देखिए सरकार की जो राजा मुजफ्फर, आरिफ से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अच्छा, आरिफ से बात करें। ठीक ठीक जी, पॉलिसियां हैं तो बहुत हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं हो रही है अभी। जैसे हमारा स्टेट ऑलरेडी इको फ्रेजाइल एरिया है जी, सिस्मिक जोन 5 में है। हमने देखा कि टर्की में क्या हो गया। ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है कि कंस्ट्रक्शन जो इको फ्रेजाइल जोन में है वो नहीं बनानी है हमें, तो हम सड़कें भी बना रहे हैं, टनलें भी बना रहे हैं उन्हीं एरियाज में जहां पे हर कोई प्रोन एरियाज है वो। तो ग्लेशियर्स भी, अब हमारे ग्लेशियर्स हैं, बच गए थे थोड़े बहुत, लेकिन वो भी वहां पे भी एक्टिविटी हो रही है ज्यादा, जो उसके इर्द गिर्द इको फ्रेजाइल एरियाज हैं। हमारे सीमेंट फैक्ट्रीज भी उसकी नेबरहुड में है, हमारे टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं उसी एरिया में है। तो हाईवे भी अब रोड कंस्ट्रक्शन वहीं से हो रही है, थाजावास ग्लेशियर या कोलाई ग्लेशियर से, पहलगाम साइड से। तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि अब तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सीरियस कदम, क्योंकि पॉलिसियां तो बहुत बनी, एनवायरमेंट रिपोर्ट भी बने, लेकिन रेगुलेट नहीं हो रहा है हमारी अगर इसको रिसेशन को रोकना है तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को भी, लोगों को भी, बिकॉज अगर ग्लेशियर खत्म हो गए हमारी वाटर बॉडीज भी खत्म हो जाएंगी। मैं आरिफ, यूजुअली जब जर्नलिस्ट कहीं स्टोरी करता है तो उसके सारे सेंटिमेंट्स एक साइड हो जाते हैं, वो अपने काम से लेकिन जब आप इसको कहें, लेकिन फिर भी ह्यूमन के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, अपनी थिंकिंग होती है। जब आप इस स्टोरी को कर रहे थे, आपको डर लगा कहीं पे कि हम किसी आतिशफशान पे हैं? हेलो जी आरिफ, एक बार आप रिपीट कीजिए। मैंने कहा जब हम जर्नलिस्ट लोग यूजुअली जब कहीं स्टोरी पे जाते हैं, असाइनमेंट पे जाते हैं, तो यूजुअली सेंटिमेंट्स एक साइड होते हैं, उस टाइम सेंटिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इस तरह के माहौल में आदमी बचा नहीं पाता है। जब आप इस स्टोरी को कर रहे थे तो क्या आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा था? यूजुअली स्टोरी करते हुए डर नहीं, लेकिन आपके सेंटिमेंट्स, आपका डर जो है, कहीं आपको खुद को डर तो नहीं लगता कि भाई हम कहीं डिस्ट्रक्शन की किनारे पे तो नहीं पहुंच चुके हैं? नहीं, डर तो है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन हम तो इसके साथ हैं, 20 साल से हम एनवायरमेंट कवर कर रहे हैं, लेकिन जो हालत अब हो रही है इस वक्त, वो सबसे वेंटलाइजेशन अभी हो रही है एनवायरमेंट की, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, वेटलैंड्स हो, ग्लेशियर्स हो। लेकिन हमारा तो फर्ज है ये हमारा हाईलाइट करना, चाहे मुजफ्फर साहब है, बाकी है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज जर्नलिस्ट कि हम हाईलाइट करें इसको। नहीं, अगर हम नहीं करेंगे, आरिफ आपने मेरे पॉइंट नहीं लिया। मैंने जब आपकी स्टोरी पढ़ी ना तो मुझे डर लगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरी लोग कहाँ हैं, मेरी कौम कहाँ पे है, मुझे डर लगा। और जब आप, मैंने पढ़ते डर, लेकिन जब आप स्टोरी के बीच में जा रहे थे, उन लोगों से मिल रहे थे, एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, बिफोर गेटिंग देयर कोट आप उनसे इनफॉर्मल चैट करते हैं, तो उसमें जो माहौल था उसमें आपको डर तो नहीं लगा कि हम कहीं डूबने वाले तो नहीं है? वो तो है, हम तो इसीलिए तो हमने ये स्टोरी की, क्योंकि जब हम डरेंगे तो फिर हम लोगों को भी बता सकते हैं कि, क्योंकि लोगों को एक्सेस नहीं है इन साइंटिफिक स्टडीज के बारे में। ये तो स्टडीज होती हैं मतलब
साइंटिस्ट हमारे स्टडीज करते हैं ये, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। तो जब तक पहले हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ता है कि सिचुएशन कितनी खतरनाक है। जैसे परसों से हमने भी बहुत अर्थ के बारे में स्टोरी की जी, लेकिन हम लोगों को डरा नहीं रहे हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम भी पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, सो हमारा फर्ज है कि अवेयर करना लोगों को। लेकिन है तो सिचुएशन में बहुत अलार्मिंग है अभी, चाहे वो ग्लेशियर्स की बात नहीं है, तो वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, हर कोई मतलब इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में है हमारी। राजा मुजफ्फर साहब मेरे साथ थे। राजा साहब, हेलो। जी जी राजा साहब, मैंने जिस तरह आरिफ से भी बात कर रहा था, आज जो बड़ा मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रिलेटेड बड़ा फैसला दिया था, पॉलिटिकल फैसला था, और यूजुअली मैं ज्यादा पॉलिटिक्स कवर करता हूं, लेकिन मैंने आरिफ की जब स्टोरी आज देखी तो मैं तब से मेरे रोंगटे खड़े हुए, और मैंने अपने एडिटोरियल बोर्ड से बात की कि नहीं, विच वी डिस्कस, हम आरिफ की स्टोरी को आगे डिस्कस करेंगे ताकि लोगों को और जानकारी हो सके, बिकॉज मैं डर गया। तो जरा आप बताएं, क्या ये डरावनी सिचुएशन है या सिर्फ मुझे ही डर लगा? सनम साहब, ये बहुत ही डरावनी सिचुएशन है सही में। इसीलिए मैं पिछले 10 साल से कॉन्स्टेंटली, अब लिख तो मैं रहा हूं पिछले 20 साल से, बट 10 साल से मैं खुसूसन जो है, चाहे आरटीआई कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन ला रहा हूं, या इस पे लिख रहा हूं, या इस पे हम पीआईएल फाइल करते हैं, या एनजीटी में जाते हैं, सिर्फ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। लोग अभी भी गफलत की नींद सोए हैं। यहाँ की अथॉरिटीज, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ का मीडिया, यहाँ की सिविल सोसाइटी, सब लोग सोए हैं। कश्मीर कहीं रहेगा ही नहीं, कश्मीर का वजूद नहीं रहने वाला है 30-40 साल के बाद, अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो। क्योंकि ग्लेशियर्स, मुझे याद है 2012 के अंदर मैं टाटाकुटी ग्लेशियर पे गया था, पीर पंजाल इलाके में। जब हम वहां ट्रैकिंग कर रहे थे, मुझे एक वहां पे 100 साला, मुझे पूंछ के एक वहां बकरवाल मिले, मियां खारी उसका नाम है। उस वक्त वो तकरीबन 90 साल का, 95 साल का था। उसने मुझे कहा कि मैंने उसको ग्लेशियर की तरफ दिखाया, ये कितना नीचे था इसका स्नाउट, फैलाव जो उसका होता है। बोला, जब मैं मुझे वो बोल रहे थे कि जब वो 50 के ऐसा क्या बोलते टाइम में वो आते थे 1950s के दौरान, वो जो स्नाउट मुझे दिखा रहे थे 1 किलोमीटर नीचे दिखा रहे थे। 2012 की बात है ये, आज से तकरीबन 11 साल पहले। बोला ये 1.5 किलोमीटर ऊपर चला गया है। अगस्त के टाइम पे या सितंबर के, उस वक्त तकरीबन जुलाई था, उस वक्त जुलाई 2012 की बात बोल रहा हूं। उसने बोला ये 1 किलोमीटर नीचे होता था, इसकी जो बर्फ की लेप होती है ऊपर से, जो बर्फ होती है, स्नाउट बोला जाता है उसको ग्लेशियर का। बोला ये नीचे 1 किलोमीटर तक होता था, 2012 में 1 किलोमीटर ऊपर चला गया है ये। आप मुझे बताइए, अभी वो और आधा किलोमीटर ऊपर चला गया है, और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में वो ग्लेशियर रहेगा ही नहीं वहां पे तक। और वहां से आपके 2 मेजर दरिया निकलते हैं। मुझे बिल्कुल याद है, शाली गंगा दरिया निकलता है, दूध पथरी वाला। दैट मीन शाली गंगा दूध पथरी वाला दरिया 10-15 साल में खत्म हो जाएगा। हमारी दूध गंगा खत्म हो जाएगी, हमारा शाली गंगा खत्म हो जाएगा, हमारा वेशव खत्म हो जाएगा, हमारे ऐसे ऐसे दरिया सब खत्म हो जाएंगे, तो कश्मीर का खात्मा उसी के साथ हो जाएगा। 370 भी यहां ही रहेगा, मसला कश्मीर भी यहां रहेगा, सब खत्म होने वाला है। इसलिए हमको चाहिए कि हम जाग जाए और इसमें सीरियसली हम जो है सोचे। ये ना देखिए कहीं पे लिथियम निकल गया, कहीं पे गोल्ड निकल गया, अब इसकी माइनिंग करेंगे, ये करेंगे, हम तबाही के दहाने पे हैं। हमको चाहिए कि जो हमारे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करें, हम जो यहाँ पे जो इमिशंस हो रहे हैं, कार्बन इमिशंस हो रहे हैं, चाहे फैक्ट्रीज से, चाहे हमारे सीमेंट फैक्ट्रीज से, चाहे ईंट के भट्टों से, नए ईंट के भट्टों के लिए इजाजत दी जाती है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से। और छोटा सा कोई इदारा अगर छोटा सा कोई कहीं पे गौ खाना बनाएगा, कोई डेयरी फार्म यूनिट बनाएगा, वही पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी वाले आते हैं, बोलते हैं तुम एनओसी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। जब कहीं पे फैक्ट्री डालनी है सीमेंट की फैक्ट्री में से वहां से जहर निकल रहा है, शायद उन्हें मालूम नहीं है, शायद वो ईंट के भट्टों की इजाजत दी जा रही है ना, ये ईंट के भट्टों के लिए। शायद वो ख्वाब खरगोश में, ख्वाब गफलत में है, शायद वो ख्वाब गफलत में है। आपने जिस तरह आपने ग्लेशियर वाकई की बात है, मेरे गांव में जब मैं छोटा सा था, मैं अपना उसको नाड़ हम कहते थे, और उस नाड़ में बर्फ का एक बड़ा सा पहाड़ होता था। वो ग्लेशियर तो नहीं था लेकिन बर्फ का एक पहाड़ था और पूरे साल रहता था। और आज की डेट में पिछले साल वो बर्फ का पहाड़ क्या, वो पूरा इलाका काटा गया है,
है वो वहां से दरख्त काटे गए। मेरे गांव की बात है, वह पहाड़ जंगल में, तो जंगलात हमारे जो काटे गए वो सबसे बड़ी वजह। लेकिन आरिफ, एक तरह से हमारा थाजवास है, हॉकर है, निहाद है, शीशम है, या ये जितने हरमुख का जो आप हरमुख देखिए का ना महादेव ग्लेशियर कितना नीचे आ गया है। महादेव आप देखिए ग्लेशियर, महादेव ग्लेशियर पे जो हमारा जबरवंग का एरिया हारवन साइड में, दारा हारवन साइड में महादेव ग्लेशियर पे अगस्त तक बर्फ रहती थी, आजकल वो मई में ही पिघल जाता है। मई में ही पिघल जाता है। आरिफ, और ये जो इतने सारे, क्या हमारे सारे ये जो ग्लेशियर्स हैं दे आर एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, या मैं कहूँगा कि एट द वर्ज ऑफ खत्म, ये इसको ख़त्म की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत दुख होता है जब ख़त्म की बात करते हैं। खतरे पे हैं ये सारे, या सिर्फ हमारे एक कोलाई है जो दरिया जहलिम का फीडिंग लाइन है? आरिफ। हाँ बिल्कुल, जैसे बर्फ पे में अभी इसकी फास्ट मेल्टिंग हो रही है। जैसे हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर में जहलिम की लेवल एब्रप्टली मतलब बहुत इंक्रीज होती है। ये इसी से होता है जो मेल्ट ऑफ हो रहा है ज्यादा, उससे इसमें फ्लडिंग का खतरा है। हमने 2014 में भी देखा कि फ्लडिंग कैसी हुई, लेकिन हमारी बात है कि हम उससे सीखते नहीं, न गवर्नमेंट सीखता है न लोग सीखते हैं। हमने पहाड़ों पर मकान बना दिए, हमने वेटलैंड्स में मकान बना दिए, बट आगे दीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि जैसी रेट हो रही है, जैसी रेट हमने देखा कि अगर हम देखें हिमालय में सबसे ज्यादा रेट कश्मीर में मेल्टिंग की रेट बहुत ज्यादा है। या तो टूरिस्ट फ्लो ज्यादा है या तो पिलग्रिम का फ्लो ज्यादा है, एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा हो रही है अराउंड ग्लेशियर। नहीं आरिफ, यही जो सर्वे में एक बड़ी बात जो है ना कि आप बता रहे हैं कि हिमालय में सबसे ज़्यादा, हिमालय का इतना बड़ा एरिया है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग जो ग्लेशियर्स की हो रही है वो जम्मू कश्मीर की हो रही है, पर्टिकुलरली कश्मीर की हो रही है। उसका कोई पर्टिकुलर हमारे यहाँ उसका कोई रीज़न जो है, एक्सपर्ट्स कुछ बात हुई उस बारे में, क्या उसका रीज़न है कि ये हम कश्मीर को ही के तूफान सब क्यों झेलने पड़ते हैं? इसका रीजन है, हमने देखा कि हम बोलते हैं कि रेगुलेटेड, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स की एनवायरमेंट को कैरिंग कैपेसिटी, हर किसी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे पहलगाम की कैरिंग कैपेसिटी अपनी, तो जब उस पर टूरिस्ट फ्लो या पिलग्रिम का फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो नेचुरली ये तो उसके फॉरेस्ट पे प्रेशर डालते हैं, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर होते हैं उस पर, तो वो देखना है। जैसे गाड़ियों की आमतौर गुलमर्ग की कैपेसिटी है 2500 पर डे, लेकिन जाते कितने हैं आप देखिए। अभी वहां पे सारा खेल, वहां पे खेलो इंडिया सारा वहीं पे हो रहा है, तो वो भी कैरिंग कैपेसिटी, इसका इफेक्ट तो होता है क्योंकि गाड़ियां कितनी जाती है वहां पे। नहीं तो अकॉर्डिंग टू सर्वे जस्ट 2500 लोग पर डे जा सकते हैं वहां पे, लेकिन इस वक्त तो वहां पे 1 लाख से ऊपर लोग पर डे जाते हैं। बिल्कुल 1 लाख से ऊपर लोग हैं। कैरिंग कैपेसिटी इंसान। राजा मुजफ्फर, क्या कोई इसका सरकार अगर ना करे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं अपने मामलात भी देखती रहती है, वो कहीं फंस भी जाती है। किस तरह से हम इसके लिए काम करें इसको लिए? देखिए सरकार क्यों नहीं करेगी सर, उनको तनख्वाह मिलती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस लिए हमारा है, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी किस लिए? अगर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, वहां का रीजनल डायरेक्टर 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, 1.25 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, उनके साइंटिस्ट वहां पे क्या है 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते, वो किस लिए आए? फिर छोड़ दीजिए, इदारों को बंद कर दीजिए। फिर उनको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा सरकार को, बिकॉज वी लिव इन ए वेलफेयर स्टेट। आर्टिकल 38 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि सरकार जो हमारी है वो एक वेलफेयर स्टेट है, इनको वेलफेयर प्रोग्राम चलाने हैं, लोगों को मारना नहीं है। इनको बंद करना है नए सीमेंट प्लांट डालना, उनको बंद करना है नए जो है ईंट के भट्ठे तामीर कराना, उनको जो है डिफॉरेस्टेशन पे कंट्रोल करना है, उनको एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम चलाने, लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने, शजरकारी करनी है, और मैसिव तरीके से। ऐसा नहीं कि कहीं पे ले लिया, फोटो ले लिया, फिर दिखा दिया यहाँ पे कुछ किया हमने। मैसिव तरीके से प्लांटेशन करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन। जो भी खाली जगह हमें लगे वहां पे प्लांट लगाओ, हर जगह पेड़ लगाना है। बहुत शुक्रिया राजा मुजफ्फर। आरिफ शफी, आई सल्यूट यू, जिस तरह से आपने ये मेहनत की है काबिल तारीफ है।
कहीं न कहीं कौम की एक दुखती नहीं बल्कि बेहस हस रग जो है उसको आपने छेड़ा है, और जो खतरे की तलवार जो है वो जो सर पे लटकती है उससे आपने बाखबर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप पहले भी करते रहें, आगे भी जारी रखेंगे, और हमारे माहौल में, हमारे माशरे में हम पे जो आने वाले वक्त में जो तबाही है उससे जो आप हमें बाखबर करें, उसके लिए आरिफ शफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा मुजफ्फर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर बार सरकार के घंटे में गले में घंटी तो बांधते हैं, अब सरकार उस घंटी के बांधने के बावजूद भी ना जागे तो हम अपना माथा ही पीट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वेलफेयर स्टेट में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है सरकार को काम करने की, सरकार से काम कराने की। तो सुनिए सरकार, आप जम्मू कश्मीर की आवाम एक ख़तरनाक ख़तरे की दुचार है, और उसमें अगर आप आज भी सोए रहे तो फिर आपको भी सलाम, क्योंकि जो सोए हुए को हम जगा ही नहीं सकते हैं जब पूरी कौम सोई हुई हो। तो चलिए नाजरीन, आज का मुद्दा यहीं पे बस इतना ही। मुझे इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।